हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फॉर्मेटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका 8th सेमेस्टर का ऑप्शनल पेपर में ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो उसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर बात किया जाए इस सब्जेक्ट का, जिसका सब्जेक्ट कोड कितना है, तो पेपर कोड आपका है 103807 और ये जो आपका सब्जेक्ट है वो 3 क्रेडिट्स का है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का, तो देखिए पहली बात क्या कि ये आपका कोर ब्रांच वाला पेपर नहीं है। ये आपको बस ऑप्शनल में रखा गया कि इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको ही पता है कि आप जो भी काम कर रहे होगे किसी ना किसी मटेरियल पे कर रहे होगे, तो उस मटेरियल का कितना स्ट्रेंथ रहने वाला है, कितना ताकत रहने वाला है, वही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वही लिखा गया है क्या आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर इस सब्जेक्ट का बात करें तो इसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम लोग कहीं कहीं पे दूसरे सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और उसको बोला जाता है क्या MOS, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। क्या बोला जाता है? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो आप लोग क्या होंगे कि थोड़ा बहुत तो मैकेनिक्स के बारे में जानते होंगे कि जब 11th 12th में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोग पढ़ते थे कि मैकेनिक्स क्या होता है, उसमें काइनेटिक्स क्या होता है, काइनामेटिक्स क्या होता है। तो ये जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं, मैकेनिक्स हम लोग दो चीज पे पढ़ते हैं, या तो हम लोग सॉलिड पे भी पढ़ते हैं या फ्लूइड पे पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो उतना डेप्थ में नहीं जाना होता है, फ्लूइड के बारे में तो नहीं पढ़ना होता है। इनफैक्ट सॉलिड के बारे में भी आप लोग को बहुत कम ही पढ़ना होता है, जो कि बस यहाँ पे ऑप्शनल में दे दिया गया है। तो हम लोग पढ़ लेंगे कि सॉलिड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सॉलिड मैकेनिक्स क्या क्या है। तो अगर बात करें तो ये आपके पास, अगर इस सब्जेक्ट के पूरे मॉड्यूल का बात करें तो टोटल मॉड्यूल 5 पढ़ना है। तो इन हर एक मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ना है, अब आइए हम लोग वन बाय वन उन सारी चीजों को देखते हैं। तो अगर हम बात करें सिलेबस का, तो जो आपका सबसे पहला यूनिट है, पहला यूनिट क्या है? तो पहला यूनिट है डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। अब अगर डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स का बात करें तो होगा क्या, वो समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक मटेरियल था और इस मटेरियल पे आपने क्या किया, आपने एक लोड लगाया। तो जैसे ही आप एक लोड लगाओगे, अब ये लोड आपका क्या हो सकता है, अलग अलग नेचर का हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपने लोड देखा तो लोड कुछ ऐसा लग रहा था, यहाँ पे हमने देखा तो लोड मेरे पास क्या लग रहा था, कुछ ऐसे लग रहा था। तो ये यहाँ पे आपने क्या देखा कि सर ये जो लोड लग रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो लोड है वो आपका कैसा है, कंप्रेसिव नेचर का है। वहीं अगर बात करें इस लोड का, तो ये लोड आपके पास कैसा है, टेंसाइल नेचर का है। इसके कारण हो सकता है कि आपका मटेरियल का साइज क्या हो जाए, छोटा हो जाए। और वहीं अगर बात करें इस लोड के कारण, तो इस लोड के कारण हो सकता है कि आपका जो मटेरियल है वो क्या हो जाए, इलोंगेट कर जाए, मटेरियल में कुछ इलोंगेशन आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आप लोड अप्लाई कर रहे हो, तो लोड अप्लाई करने के कारण जो इसका इनिशियल लेंथ था एल, वो अब कितना हो गया, तो वो अब हो गया कितना, तो एल माइनस का डेल्टा एल, मतलब इसमें डेल्टा एल का चेंज हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि जो मेरे पास इनिशियल लेंथ एल था वो चेंज होकर करके कितना हो गया, एल प्लस का डेल्टा एल हो गया है। वहीं अगर बात करें क्या कि अगर इनिशियल विड्थ मेरे पास था बी, तो वो चेंज होकर कर करके कितना हो गया है, तो वो चेंज होकर करके हो गया है बी प्लस का डेल्टा बी। सिमिलरली यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि इनिशियल लेंथ अगर था बी, तो वो चेंज होकर करके कितना हो गया, तो चेंज होकर करके हो गया है बी माइनस का डेल्टा बी। तो आप क्या देख रहे हो कि जब भी कोई मटेरियल पे अगर आप लोड लगा रहे हो, तो लोड लगाने के कारण मटेरियल के शेप में, साइज में क्या आएगा, चेंजेस देखने को मिलेगा, उसका शेप या साइज डिफॉर्म करेगा। तो वही आपका यूनिट नंबर 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। अगर कोई भी सॉलिड्स होगा तो उसमें क्या डिफॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके सिलेबस का, तो सिलेबस में आपके पास क्या क्या मेंशन है वो देखिए सामने दिखाई दे रहा होगा। तो यूनिट नंबर 1 के सिलेबस में आपके पास सबसे पहले जो है वो है हुक्स लॉ। तो अगर हम बात करें हुक्स लॉ का, तो हुक्स लॉ क्या होता है कि सर जैसे ही आपने लोड लगाया, तो लोड लगाने के कारण ये जो मटेरियल था, मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, अपने शेप को रिटेन करने का कोशिश करता है। जो इसका शेप है उसको वो रिटेन करने का कोशिश करेगा। बट जैसे ही आप फोर्स लगाइएगा, तो फोर्स लगा करके आप क्या कर रहे हो, आप इसके शेप को चेंज कर रहे हो। तो सर जब आप फोर्स लगा कर करके इसके शेप को चेंज कर रहे हो, मतलब ये मटेरियल क्या होगा, वो अपने शेप को चेंज नहीं होने देगा, जिसके कारण ये एक इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स डेवलप करेगा। और ये इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जो होता है वो मैग्नीट्यूड बाई एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया जो हो जाएगा, उसके लिए एक नया टर्म डिफाइन होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस क्या हो जाता है, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया।
सिमिलरली एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? तो चेंज इन डायमेंशन, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। या फिर यहां से भी बोल सकते हैं क्या? तो यहां से भी बोल सकते हैं क्या कि चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। ये हमारे पास क्या हो जाता है? स्ट्रेन हो जाता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे डायमेंशन मेरा बढ़ रहा है, यहाँ पे डायमेंशन मेरा घट रहा है, तो स्ट्रेन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, स्ट्रेन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। तो स्ट्रेन क्या हो गया? चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। वो लेंथ में भी चेंज हो सकता है, विड्थ में भी चेंज हो सकता है। तो ये हमारे पास स्ट्रेन आ गया। तो इन्हीं दोनों को रिलेट करने के लिए हमारे पास जो सिलेबस में मेंशन है, देखिएगा हुक्स लॉ। तो हुक्स ने इन्हीं दोनों को स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि सर विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। मतलब अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अगर नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा। अगर शियर स्ट्रेस का अगर बात करें तो वो शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से अगर हम लोग शियर स्ट्रेस के प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग जी बोल देते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें बल्क मॉडुलस का, तो वहां से कांस्टेंट जो आएगा वहां से आपके पास के आएगा। तो अलग अलग स्ट्रेस जो होता है उसका जो स्ट्रेन होता है उसके वो प्रोपोर्शनल होता है, यही हुक्स ने बोला था। तो हुक्स लॉ के बारे में आपको पढ़ना है। तो हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट टॉपिक का बात करेंगे तो इसमें आपके पास क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन इन टेंशन कंप्रेशन। मतलब यहाँ पे आपके पास कंप्रेशन में क्या स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंशन में क्या स्ट्रेस डेवलप होगा, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद और क्या पढ़ना है? उसके बाद पढ़ना है आपको शियर स्ट्रेस। जैसे कि ये जो मटेरियल था, इस मटेरियल पे अभी जो हम लोग लोड लगा रहे थे आइदर वो इस नेचर का था, या इस मटेरियल पे जो हम लोग लोड लगा रहे थे आइदर इस नेचर का था। इसको हमने बोल दिया था कि टेंसाइल है, इसको हमने बोल दिया था एक कंप्रेशन है। लेकिन आपके पास इस मटेरियल के ऊपर इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल भी एक आप लोड लगा सकते हो। तो ये जो लोड लगता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? तो इस सेक्शन के पैरेलल, इस सेक्शन के पैरेलल, इस सेक्शन के पैरेलल, इस सेक्शन के पैरेलल, तो इसको हम लोग बोल देते हैं शियर स्ट्रेसेस। तो आपको यही पढ़ना है कि शियर स्ट्रेस कितना होगा, शियर स्ट्रेन कितना होगा। नेक्स्ट में यही बोला जा रहा है। तो आपको मॉड्यूल 1 में क्या क्या पढ़ना है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि स्ट्रेन इन टेंशन क्या होगा, स्ट्रेन इन कंप्रेशन क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा। उसके बाद आपको पढ़ना है इलास्टिक मॉडुलस के बीच में रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे से ई आया, यहाँ पे से जी आया, उसी तरह से आपके पास के आएगा, उसी तरह से आपके पास पॉइजन रेशियो म्यू आएगा। तो इन सब के बीच का रिलेशनशिप, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू होगा, ई इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस का 2 म्यू होगा। ये कैसे आता है रिलेशनशिप निकल कर करके, इन सब का आपको डेरिवेशन पढ़ना है और इसमें आपको न्यूमेरिकल्स करना है। अगेन क्या बोला जा रहा है आपके पास? फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, आपके पास लीनियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होता है, मोहर सर्कल्स क्या होता है, थियरी ऑफ फेलियर क्या होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मेंशन है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस का, तो आपने क्या देखा कि सर ये जो लोड लग रहा था, अगर लोड के कारण हम बात करें कि किसी एक सेक्शन पे कितना लोड लगेगा, तो इस सेक्शन पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इन सब का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका हेल्प ले लेते हैं? मोहर सर्कल का हेल्प ले लेते हैं कि सर अगर यहाँ पे मेरे पास सिग्मा एक्सिस लग रहा होता, यहाँ पे सिग्मा वाई वाई लग रहा होता, तो ये मेरे पास सिग्मा एक्स हो गया, ये मेरे पास सिग्मा वाई हो गया, यहाँ पे टाउ लग रहा है, यहाँ पे टाउ लग रहा है। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, इसको सेंटर, इसको रेडियस मान करके एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो सर्किल बनेगा, यही सर्किल आपका क्या कहलाता है? यही सर्किल आपका मोहर सर्किल कहलाता है। तो हम लोग मोहर सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस था। इसके साथ साथ थियरी ऑफ फेलियर्स, तो अलग अलग थियरी ऑफ फेलियर पढ़ेंगे कि रैंकाइन क्या होता है, टेस्ला क्या होता है, अलग अलग तरह का थियरी ऑफ फेलियर हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थियरी क्या होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में। तो ये आपके पास था यूनिट नंबर 1 का सिलेबस, जिसको हमने क्या बोल दिया? डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है उसमें आपको पढ़ना है बीम्स एंड टाइप, और उसके साथ साथ ट्रांसवर्स लोडिंग ऑन द बीम्स। मतलब आपको पढ़ना होगा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। तो भाई इसमें लिखा गया है क्या कि इसमें आपको पढ़ना है कि बीम्स कितने टाइप का होता है। तो बीम्स का अगर बात करें तो आपने देख भी रखा होगा कि सर मेरे पास बीम कैसा होगा। अगर इसका बात करेंगे तो इसको बोल देते हैं कैंटिलीवर बीम। अगर इस बीम का बात करें इसको बोल देते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर बीम मेरे पास ऐसा रहा तो इसको बोल देते हैं ओवर हैंगिंग बीम। अगर इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? तो अगर आपके पास मोर देन 2 सपोर्ट रहेगा उसको बोल देंगे कंटिन्यूअस बीम। तो अलग अलग टाइप का बीम रहेगा। उसी तरह से अगर आपके पास दोनों साइड से ऐसा रहा
तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फिक्स्ड बीम बोल देंगे। तो कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम, साइडेड ओवरहैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम, तो अलग अलग टाइप्स के बीम्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें क्या पढ़ना है कि ट्रांसवर्स लोडिंग क्या होगा। ट्रांसवर्स मतलब क्या, कि अगर ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है तो इस पे अगर हमारे पास ऐसा लोडिंग लग रहा होगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग। इसके कारण आपके पास इसमें शियर फोर्स देखने को मिलेगा, ये बेंड करेगा, बेंडिंग देखने को मिलेगा। तो इसमें आप शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ना सीखते हो। तो अगर बात करें इसके सिलेबस का तो आपके सामने दिख रहा होगा, तो इसमें मेंशन किया गया है क्या, कि आपके पास बीम्स का ट्रांसवर्स लोडिंग डायग्राम क्या होगा, उसमें आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बनाना है। तो सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एक न्यूमेरिकल तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे शियर फोर्स डायग्राम के बारे में, और किसके बारे में पढ़ेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें आपको और क्या पढ़ना है, तो आप पढ़ना है टाइप्स ऑफ बीम सपोर्ट। बीम सपोर्ट कितने टाइप का होता है, तो अभी मैंने बता दिया कि अलग अलग टाइप का आपके पास बीम होगा। उसी तरह से अगर सपोर्ट का बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास पिन सपोर्ट रह सकता है, यहाँ पे आपके पास हिंज सपोर्ट रह सकता है, यहाँ पे आपके पास रोलर सपोर्ट रह सकता है। तो अलग अलग तरह का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो क्या होगा, पिन सपोर्ट क्या होगा, हिंज सपोर्ट क्या होगा, रोलर सपोर्ट क्या होगा, फिक्स्ड सपोर्ट। तो अलग अलग तरह के सपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगेन क्या बोला जा रहा है कि आपको इसमें और क्या पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ बीम सपोर्ट, उसके बाद सिंपली सपोर्टेड क्या होता है, ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको थियरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम पढ़ना है। थियरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम का बात करते हैं तो इसी चीज को हम लोग फ्लेक्सुलर भी बोल देते हैं। तो अगर थियरी ऑफ बेंडिंग का बात करें तो वहां पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू ई बाई वाई, ई बाई क्या होगा, सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर होगा। ये हम लोग का बेंडिंग फॉर्मूला, फ्लेक्सुलर फॉर्मूला होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे, इसका एजम्पशन देखेंगे कि बेंडिंग में कौन कौन तरह का एजम्पशन हम लोग लेते हैं। तो ये आपको पढ़ना है बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में कि यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो क्या होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेचुरल एक्सिस। आपको इसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। नेचुरल एक्सिस क्या, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस के बारे में देखेंगे। उसी की तरह से आपके पास है शियर स्ट्रेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो हम लोग शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है, तो वी ए वाई वर अपॉन में आई भी हो जाएगा कि शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन का अगर बात करें तो बेसिक यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक आई सेक्शन है और इसमें आपको बोल दिया जाए कि शियर स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि नीचे में आपके पास शियर स्ट्रेस में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो जहां पे बी ज्यादा रहेगा शियर स्ट्रेस कम होगा, जहां पे बी कम रहेगा शियर स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जब शियर स्ट्रेस का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हमारे पास ऐसा बनता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कैसे आएगा, ये सारा कुछ यहाँ पे क्यों शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ये फॉर्मूला कैसे आएगा, ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे कहाँ पे, यूनिट नंबर 2 में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपके पास आ जाता है क्या, मॉड्यूल नंबर 3। तो मॉड्यूल नंबर 3 में आपके पास दो टॉपिक है। एक आपके पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सर जब बेंडिंग मोमेंट पढ़ रहे थे तब भी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जरूरत पड़ रहा था। उसी तरह से हम लोग क्या बोल रहे थे कि शियर स्ट्रेस पढ़ रहे थे तब भी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जरूरत पड़ रहा था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मॉड्यूल नंबर 3 में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ना है। जैसे आपने यहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन देखा था सिग्मा वाई बाई एम बाई आई ई बाई आर, उसी तरह से एक टॉर्जनल इक्वेशन होता है। टॉर्जनल इक्वेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो टॉर्जनल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं क्या कि टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इक्वल टू क्या हो जाता है, तो इक्वल टू हो जाता है टी बाई जे। तो जैसे यहाँ पे सिग्मा बाई वाई था, एम बाई आई था, जैसे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, उसी तरह से यहाँ पे टॉर्जन अपॉन में जे को बोल देते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोल देते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग को इसके बारे में भी पढ़ना है। तो अगर बात करें यूनिट नंबर 3 के सिलेबस का, तो यूनिट नंबर 3 के सिलेबस आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको पढ़ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी पढ़ना है और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ना है, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। अगेन इसमें आपके पास और क्या पढ़ना है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ना है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम मतलब क्या कि सर जैसे यही मेरे पास अगर कोई लोड रहता है, इस लोड पे इसके कारण अगर हम लोड लगाते हैं, यही मेरे पास कैंटिलीवर बीम रहता और इस लोड के कारण अगर हमको डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन करना रहता कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे देखेंगे ये बीम जो रहेगा वो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। अगर मान लेते हैं कि ये जो लोड लग रहा है वो P लग रहा है, इसका जो लेंथ है वो L है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिफ्लेक्शन हो जाता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है PLQ अपॉन में 3EI, जहां पे E क्या है,
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। उसी तरह से इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, स्लोप। स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी एल स्क्वायर अपॉन में 2 EI हो जाएगा। तो ये तो बस एक केस हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारा केस हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होगा, मैकेले मेथड क्या होगा, एरिया मोमेंट मेथड क्या होगा, तो ये सारा कुछ आपके सिलेबस में मेंशन है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आप सिलेबस देखिएगा तो क्या लिखा गया है मॉड्यूल नंबर 3 में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आपको पढ़ना है यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। अगेन क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन बीम्स, आपको क्या करना है, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। उसके साथ साथ आपका क्या पढ़ना है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़ना है। तो अगर बात करें मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का, तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता है वो समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि यही आपके पास क्या था, यही मेरे पास बीम था। अब इस बीम पे लोड लग रहा है आपको ए पोजीशन पे, और आप चाहते हो क्या कि हमारे पास डिफ्लेक्शन कितना कहां पे मिल जाए, बी पे मिल जाए। तो लोड लग रहा है बी ए पे, देख रहे डिफ्लेक्शन बी पे। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते थे कि यही मेरे पास स्ट्रक्चर रहता, ये पॉइंट बी रहता, ये पॉइंट ए रहता। अब लोड लग रहा है बी पे और इसके कारण हम लोग डिफ्लेक्शन देख रहे हैं कहां पे, डिफ्लेक्शन देख रहे हैं ए पे। तो यही हम लोग देखेंगे कि पी ए डेल्टा बी या पी बी डेल्टा ए में क्या रिलेशन है, कैसे ये रिसिप्रोकेट करता है। तो ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही आपके पास यूनिट नंबर 3 का सबसे आखिरी टॉपिक था, जिसमें आपको पढ़ना था मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम्स के बारे में। ये आपके पास क्या हो गया, मॉड्यूल नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट अगर बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 का, तो मॉड्यूल नंबर 4 में आपके पास क्या आ जाता है, टॉर्जन आ जाता है। अभी ये इक्वेशन हमने लिखा था कि टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल टी बाई जे, ये कैसा इक्वेशन रहता है, टॉर्जनल का इक्वेशन रहता है। इसको क्या बोल देते हैं, फ्लेक्सरल इक्वेशन बोल देते हैं या बेंडिंग का इक्वेशन बोल दिए थे। तो इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे क्या कि सर अगर कोई भी मेरे पास अगर शाफ्ट रहता है, यही मान लेते हैं कि यही शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट पे अगर कोई टॉर्जन लग रहा है तो इस टॉर्जन के कारण कितना ट्विस्ट होगा, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो थीटा कितना रहेगा। तो ये हम लोग टॉर्जन का इफेक्ट यहाँ पे पढ़ देंगे। अगेन इसके बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सिलेबस देखिएगा। सिलेबस में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले आपको टॉर्जन पढ़ना है कि टॉर्जन क्या होगा, अगर टॉर्जनल स्ट्रेस क्या होगा, डिफॉर्मेशन इन सर्कुलर और हॉलो शाफ्ट क्या होगा। सर्कुलर मतलब कि ये जो सर्कुलर शाफ्ट है अगर ये पूरा मेटेलिक रहेगा तब क्या डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और अंदर से एक खोखला रह गया, हॉलो रह गया, तब क्या देखने को मिलेगा, ये चीज आपको पढ़ना है। अगेन क्या बोला जा रहा है कि अगर आपके पास नंबर्स ऑफ बार रहते, इसी के ऊपर एक और बार लगा हुआ रहता, इसके ऊपर एक और बार लगा हुआ रहता, तो अगर ये स्टेप्ड बार रहता तो इस केस में आपके पास क्या इफेक्ट देखने को मिलता, अगर टॉर्जन यहाँ पे लग रहा हो या यहाँ पे लग रहा हो या यहाँ पे लग रहा हो तब क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वही लिखा गया है कि अगर आपके पास स्टेप्ड बार रहता है उस केस में क्या डिफ्लेक्शन आएगा, कब, जब यहाँ पे हमने बात कर लिया। उसके बाद आपके पास अगला सिलेबस में बोला जा रहा है क्या कि अगर ये बोथ इन पे फिक्स्ड रहता है उस केस में अगर टॉर्जन रहता है तब क्या इफेक्ट आएगा, ये चीज आपको यहाँ पे करना है। इसी के साथ साथ इसमें और एक चीज मेंशन कर दिया गया क्या, स्ट्रेसेस एंड डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। मतलब बोल सकते हो क्या कि इसमें एक और टॉपिक हमको पढ़ना है जिसको क्या बोल दिया हमने, स्प्रिंग बोल दिया। तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग के बारे में पढ़ना है कि अगर स्प्रिंग का हम लोग बात करेंगे तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के इंटू एक। तो यहाँ पे आपको हेलिकल स्प्रिंग के बारे में बोला जा रहा है कि अगर कोई एफ रहेगा तो इस स्प्रिंग में कितना डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, कितना डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जब यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे होंगे तब। उसके बाद जो यूनिट नंबर 5 आपके पास आ जाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं थिन सिलेंडर। तो यूनिट नंबर 5 में आपको थिन सिलेंडर पढ़ना है। तो इसमें वही लिखा गया है क्या, एक्सियल स्ट्रेस क्या होगा जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। उसी तरह से हुप स्ट्रेस क्या होगा, कब, जब किसी भी सिलेंडर से कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तब। तो वही सिलेबस का अगर बात करें तो सिलेबस यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया क्या कि एक्सियल एंड हुप स्ट्रेसेस इन सिलिंड्रिकल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। कोई भी अगर लिक्विड रहेगा तो लिक्विड के कारण वो क्या करेगा, लिक्विड जो है वो बाउंड्री पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस फोर्स के कारण, जैसे ये बॉटल है, बॉटल क्या कर रहा है, बाउंड्री, लिक्विड जो है वो बाउंड्री पे चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है। तो अब एक कैसे मटेरियल को हम लोग, कैसा मटेरियल यूज करें जो इस लगने वाले फोर्स को अगर रेसिस्ट कर पा रहा है, ताकि क्या हो जाए कि अगर हम लोग पानी डालें तो ये टूटे ना। तो वही चीज का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन पढ़ेंगे। जैसे आपने गैस का सिलेंडर देखा होगा, तो गैस के सिलेंडर में भी क्या देखते हैं कि वो भी एक तरह का क्या है कि गैस का सिलेंडर बहुत पतला रहता है। तो कैसे मटेरियल से हम लोग बनाए, कौन सा ज्वाइंट देंगे कि जो इंटरनल लगने वाला हुप स्ट्रेस को, लगने वाले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को वो रेसिस्ट कर सके। तो वो सारा कुछ कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसी तरह से इसमें आपको पढ़ना है क्या कि डिफॉर्मेशन ऑफ थिक एंड थिन सिलेंडर, डिफॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल सेल्स के बारे में, कब, जब इस पे आपका इंटरनल प्रेशर लग रहा होगा तब। तो ये आपके पास क्या था, टोटल मॉड्यूल नंबर 5 तक का सिलेबस था। इन हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में आपको
पढ़ाया जाएगा। ये सारा का सारा कंटेंट आपको जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा और लाइव फॉर्म में भी मिलेगा। ये मिलेगा कहाँ पे? तो जो हमारा फॉर्मूलेटर का ऐप है, फॉर्मूलेटर ऑनलाइन प्लस, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। वहां पे आपको सारा लेक्चर का रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियो मिल जाएगा और उसके साथ साथ लाइव सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस था।